हमने अपनी पिछली वीडियो में बेटा जो कल क्लास ली थी उसमें हमने रिजोल्विंग पावर का मतलब बताया था आप लोगों को। रिजोल्विंग पावर का मतलब मैंने समझाया था बेटा कि टू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को अलग करके दिखाने की एबिलिटी को ही हम क्या कहते हैं बेटा, रिजोल्विंग पावर कहते हैं। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन की हमने बात की थी कि minimum distance between two objects whose images can be just seen separate का मतलब बताया था कि अगर उससे कम कर दिया आपने डिस्टेंस तो आपका that particular instrument will also not able to produce separate images, overlapping होगी। देन हमने रेलेज क्राइटेरिया डिस्कस किया कि क्यों टू नियर बाई ऑब्जेक्ट्स जो होती हैं बेटा वो उनकी जो इमेजेस किस तरीके से उनका डिफ्रेक्शन पैटर्न सुपर इम्पोज कर जाता है, जिसकी वजह से वो हमें अलग अलग नहीं दिखाई देती हैं। और हमने कहा था मिनिमम अगर डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए कि एक की सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे की फर्स्ट सेकेंडरी मिनिमा के ऊपर आ जाए तो हमने कहा था वो जस्ट रिजोल्व है, और अगर उससे दूर है तो ठीक है, वेल रिजोल्व रहेगा। उससे लिंक कम हो गया तो हमने कहा था ओवरलैपिंग होंगी, हम अलग करके नहीं देख पाएंगे उनको, ये बात हमने की थी। ठीक है, देन रिजोल्विंग पावर जो था बेटा हमारे पास, हमने प्लेन ट्रांसमिशन ग्रेटिंग के लिए रिजोल्विंग पावर फाइंड आउट किया एंड इट कम्स आउट टू बी n into n। n वाज द ऑर्डर ऑफ द स्पेक्ट्रम एंड कैपिटल N जो था इट वाज नंबर ऑफ लाइंस थी। आज जो हम अब डिस्कस कर रहे हैं बेटे वो है हमारे पास नेक्स्ट जो है, दिस इज रिजोल्विंग पावर। Resolving power of a telescope. This is resolving power of a telescope. देखो you all know telescope जो है बेटा it is used to see the the objects which are lying far away from us। मान लो मैं एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप की बात करता हूँ, जैसे मैं कल स्टार की कह रहा था कि हो सकता है एक बड़ा सा स्टार आपको दिखाई दे रहा हो, एंड इट मे हैपन कि एक बड़ा स्टार ना होकर इट मे बी 2-3 स्मॉल स्टार्स लाइंग क्लोज टू ईच अदर सच दैट उनका डिफ्रेक्शन पैटर्न हम तक पहुंचते ओवरलैप कर गया और हमारी आईज उनको डिफ्रेंशिएट नहीं कर पा रही हैं। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए हम कह रहे थे लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, एक बार थोड़ा समझते हैं बेटा। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन मैंने कहा था मान लीजिए ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इनके बीच की मिनिमम डिस्टेंस है, पर एक्चुअली मान लीजिए ये दो स्टार, एक स्टार मुझे यहाँ दिखाई दे रहा है, एक स्टार यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और इनके बीच की मान लीजिए अब डिस्टेंस की बात करें, मुझे लग तो ऐसा रहा है कि भाई एक स्टार ये रहा, एक स्टार ये रहा, ये इनके बीच की डिस्टेंस है कुछ सेंटीमीटर दिखाई दे रही है, पर क्या एक्चुअली में क्या ये स्टार्स रियली में कुछ सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे होंगे, कुछ मीटर के डिस्टेंस पर होंगे? नहीं, दे विल हैव many light years distance may be there। ओके, तो हम करते क्या थे बेटा, अगर आपको थोड़ा सा ध्यान हो कि जब एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट वगैरह होती थी तो उनके बीच की लीनियर डिस्टेंस ना निकालकर उनके बीच की हम क्या निकालते थे, एंगुलर सेपरेशन कैलकुलेट करते थे। ठीक है, ये जो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन होगी, मान लीजिए ये आप टेलीस्कोप है, टेलीस्कोप में आपको याद होगा दो लेंस होते थे, एक लेंस को आप ऑब्जेक्टिव लेंस कहते थे, दूसरा आईपीस होता था। तो ऑब्जेक्टिव लेंस पर ये एंगल मान लीजिए डी थीटा बना रही है दो ऑब्जेक्ट, आपके दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी बेटा, ठीक है, और ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव लेंस है, इसके ऊपर मान लीजिए कितना एंगल बना रही है, डी थीटा एंगल बना रही है। तो अगर ये मिनिमम डी थीटा whose images can be seen, मतलब इट इज द मिनिमम एंगुलर सेपरेशन। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कैसे डिफाइन करेंगे यहाँ पर, मिनिमम एंगुलर सेपरेशन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स whose images are, आगे तो बाकी वही है, बस जहां कल क्या कहा था मिनिमम डिस्टेंस वर्ड यूज किया था ना, वहां पर मिनिमम क्या आ जाएगा बेटा, एंगुलर सेपरेशन आ जाएगी। तो ये जो डी थीटा है, ये जो डी थीटा है बेटा, ये मेरे पास क्या कहलाएगा, आपका लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाएगा इस बार। दिस इज कॉल्ड लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। ठीक है, और तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन को कैसे डिफाइन किया है हमने, ये क्या हो जाएगा फिर आपका, अगर इसको डिफाइन करना है तो द मिनिमम डिस्टेंस, मिनिमम एंगुलर डिस्टेंस, क्योंकि एंगल की फॉर्म में इनका मिनिमम इट इज द मिनिमम angular separation between
two objects whose images can be just seen separate. The images can be just seen separate through टेलीस्कोप. वो मिनिमम सेपरेशन क्या कहलाती है बेटा? लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन कहलाती है. और कल बताया था मैंने, रिजोल्विंग पावर जो होती है बेटा वो इसका रेसिप्रोकल. जितनी कम लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन उतना ही अच्छा रिजोल्विंग पावर होगी. तो रिजोल्विंग पावर हमने कल भी डिफाइन की थी बेटा, लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का रेसिप्रोकल. तो आज डी थीटा का रेसिप्रोकल होगा. ठीक है बेटा. तो अब मैं इसी चीज को अब आपको मैं डायग्राम की हेल्प से समझाऊंगा. देखो मैं डायग्राम अगले पेज पे बना लेते हैं हम थोड़ा सा. मान लो बेटा ये मेरे पास एक लेंस है. ये लेंस का ऑब्जेक्टिव लेंस है. डिफरेंट काइंड ऑफ डिफेक्ट्स जो हमने थर्ड सेमेस्टर में पढ़े थे उनको अवॉइड करने के लिए बेटा सम टाइम कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस इज आल्सो यूज्ड. मान लीजिए दिस इज ये आपका ऑब्जेक्टिव लेंस है. ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्टिव लेंस. आपने जो 12th लेवल पर पढ़ते हो वहां तो सिर्फ हम कहते हैं कि भाई जनरली कन्वेक्स लेंस हो गया. ठीक है, टेलीस्कोप के अंदर लार्ज फोकल लेंथ, लार्ज अपर्चर का. लेकिन हम अगर बाद में हमने कहा कि नहीं भाई कुछ डिफेक्ट्स आ जाते हैं तो उन डिफेक्ट्स को अवॉइड करने के लिए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की यूज किया जाता है जिनको हमने एब्रिएशंस कहा था. ठीक है बेटा. तो ये मान लीजिए हमारे पास ये इसका मान लीजिए ये ए है और ये बी है. ये जो ए बी है, ये जो ए बी है बेटा ये कहलाता है अपर्चर. और कुछ लोग सिंपल डायमीटर भी कह देते हैं इसको, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस. ठीक है. और मान लीजिए हमने क्या किया हुआ है, यहाँ पर ये स्क्रीन लगाई हुई है. ये स्क्रीन लगाई हुई है. अभी मैंने कहा कि भाई ऑब्जेक्टिव के ऊपर दो ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा. मान लीजिए वो कितना एक ऑब्जेक्ट से रे आ रही है, दूसरी ऑब्जेक्ट से रे आ रही है और वो कितना एंगल बना रही है? डी थीटा एंगल बना रही है. मान लीजिए एक लाइट रे यूं आ रही है आपके पास. मैं यहाँ पर दिखाऊं थोड़ा सा. मान लीजिए एक लाइट रे आपके पास इस तरीके से आ रही है, इस तरीके से सेंटर तक दिखाता हूँ. ठीक है कि नहीं. और एक मान लीजिए दूसरा अलग अलग कलर से दिखा लेते हैं ताकि आपको इजीली दिखे. दूसरी लाइट रे मान लीजिए यार दो ऑब्जेक्ट से आ रही है रेज और ये कितना एंगल बना रही है बेटा? डी थीटा. और ये मिनिमम एंगल है. ठीक है, हमने मान लिया है ये मिनिमम एंगल ये ऑब्जेक्ट से आ रही है. ठीक है, एक से अगर पीछे बढ़ाओगे तो ये मान लीजिए कहाँ से आ रही है बेटा? ओ से आ रही है. तो इसको पीछे बढ़ा रहे हैं तो ये कहाँ से आ रहा है आपका? ओ डैश ऑब्जेक्ट से आ रहा है. ठीक है, ऐसे मान लीजिए बहुत सारी रेज है हमारे पास इस तरीके से. ये ओ से आ रही है, मतलब जो इस कलर की है बेटा ये ओ से आ रही है. और ये मान लीजिए रेड कलर वाली जो है ये डी थीटा एंगल पर इस तरीके से आ रही है, डी थीटा एंगल पर. पैरेलल है बेटा. मे बी थोड़ा सा सही से ना बना हो, आपको लग रहा है वैसे. इस तरीके से आ रही है. ठीक है. अब क्या होगा, जो पैरेलल आ रही है लाइट रेज जो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है बेटा, दे विल कन्वर्ज एट द फोकस. मान लीजिए स्क्रीन कहाँ पर रखी हुई है बेटा? हमने फोकस पर रखी हुई है इसके. ये क्या होंगे बेटा? इस तरीके से लाइट रेज आएंगे और यहाँ पर आकर क्या करेंगे? कन्वर्ज कर जाएंगे. और कहाँ पर कन्वर्ज करेंगे? जैसे ये है मान लीजिए पी के ऊपर कन्वर्ज कर जाएंगे. ठीक है. तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाली लाइट रेज स्ट्रेट लाइन आएंगे बेटा. ये थोड़ा सा मेरा हाथ ऐसे चल रहा है. ठीक है, ये पी पर कन्वर्ज होंगे. पी पर अगर आप देखो तो पाथ डिफरेंस क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. ए से बी से इक्वल पाथ कवर करके आएंगे बेटा, कन्वर्जिंग आएंगे. तो अगर पी पर मैं बात करता हूँ, ठीक है कि नहीं है, तो अगर मैं पी की बात बोलता हूँ बेटा तो एट पी पाथ डिफरेंस जो हो जाएगा वो क्या है आपका? पाथ डिफरेंस 0 हो गया. अब देखो, अब मैं उन लाइट रेज को लेता हूं बेटा जो कितने एंगल पर थी? थीटा पर. ये भी पैरेलल है. मैंने मेनी टाइम आई टोल्ड यू, अगर लाइट रेज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आ रही है तो फोकस पर मिलेंगी. और पैरेलल है लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है तो कहां पर मिलेंगे बेटा? फोकल प्लेन में मिलेंगी. तो कहीं ना कहीं जाकर ये यहाँ कहीं कन्वर्ज कर जाएंगे बेटा. मान लीजिए इस तरीके से. ठीक है ना. यहाँ से जो है हमारे पास, ठीक है, ये डी थीटा एंगल बना दिया हमारे पास. इसी तरीके से क्या होंगी लाइट रेज? कुछ डी थीटा एंगल पर जाएंगे बेटा इस तरीके से. यहाँ से ये
सॉरी ऐसे जाएंगे, ये लाइट स्ट्रेट लाइन में जाएंगे। ओके, तो ये कितना एंगल हो गया हमारे पास, डी थीटा एंगल पर चलेगी सब, डी थीटा एंगल बनाएंगे इस तरीके से। ओके, और ये कहाँ पर हो जाएंगे बेटा, पी डैश पर पहुंच जाएंगे, कन्वर्ज होगी। अब पी डैश पर आप देख पा रहे हो, ए से जो गई उसने कम पाथ कवर किया बेटा, बी से जो गई उसने लॉन्गर पाथ कवर किया, दिख रहा है ऐसा आपको। तो पी के ऊपर पी डैश पर जो पहुंचेंगे उनके बीच में पाथ डिफरेंस होगा कि नहीं होगा, ठीक है ना। और एट पी डैश लेट अस सपोज पाथ डिफरेंस होगा बेटा, लेट अस सपोज पाथ डिफरेंस कितना है, dx है हमारे पास, ठीक है ना। ये किसके रेस्पेक्ट में लिख रहा हूँ, डायग्राम जो है हमारा, डायग्राम ऑन नेक्स्ट पेज, उससे रिलेटेड। कभी आप पढ़ने लगो और सोचो ये कहाँ से आ गया बीच में, ठीक है, दिस इज डायग्राम ऑन नेक्स्ट पेज। तो पार्ट डिफरेंस निकालना है बेटा। कौन सा पार्ट डिफरेंस कैसे निकालते थे, पहले भी करवाया मैंने। हम क्या करेंगे बेटा, मेनी टाइम इन डिफ्रेक्शन वी हैव यूज्ड, ए से क्या करेंगे कि परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे इस बीपी डैश पर, ये एंगल 90 हो गया बेटा, मान लीजिए एन हो गया ये। तो ये जो चीज होगी ये डेल्टा एक्स होगी, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट डिफरेंस। ये ए बी अभी आप कह ही रहे थे कितना है, डी है आपके पास, इसको हमने मान लिया है, लेट अस सपोज दिस इज डी। ओके, तो आपके पास अगर आप देखें डेल्टा एक्स अपॉन डी बेटा, अगर ये एंगल डी थीटा है, ये 90, ये 90 माइनस डी थीटा, ये पूरा 90 होगा, तो ये एंगल आप देख सकते हैं, वी हैव डन ऑलरेडी, डी थीटा एंगल होगा ये एंगल देख सकते हो ना बेटा, ये थीटा है, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये 90 ऑलरेडी है, ये कितना बचा आपका, डी थीटा ही तो बचा। इट इज क्या आ गया बेटा, साइन डी थीटा आ गया। तो डी एक्स की वैल्यू जो आ गई वो कितनी आ गया आपके पास, डी साइन डी थीटा। एंड फॉर स्मॉल एंगल्स यू ऑल नो साइन डी थीटा को हम नियरली क्या लिख सकते हैं बेटा, डी थीटा लिख सकते हैं। तो डेल एक्स आ गया आपके पास डी इंटू डी थीटा, दिस इज द पार्ट डिफरेंस। ठीक है भाई, अब देखो हमने कहा कि ये जो मिनिमम डिस्टेंस की बात कर रहे हो, ये डी थीटा लिमिट ऑफ रेजोल्यूशन है। इसका मतलब समझ रहे हो कि भाई पी और पी डैश पे कैसे आएगा, कि भाई इसकी जो मान लीजिए इसकी मैक्सिमा की बात करते हो, कलर में ये उठा रहा हूं, अब ये यहाँ पर इसकी क्या आएगी, सेंट्रल मैक्सिमा, तो इसकी फर्स्ट मिनिमा यहाँ आ जाए। कल जो पढ़ाया था रिले क्राइटेरिया वो देखेंगे आप हमारे पास। एक मिनट भाई मैं थोड़ा सा रख कर लूं, क्या था बेटा, इसकी ये सेंट्रल मैक्सिमा है मान लीजिए, जो ओ से आ रही थी उसके लिए, तो उसकी फर्स्ट मिनिमा यहाँ आ गई कि नहीं आ गई। और अब इसकी जो मैक्सिमा थी वो, और इसकी यहाँ फर्स्ट मिनिमा आ जाए, ये तो है भाई रेले क्राइटेरिया कि यहाँ पर इसकी मैक्सिमा आएगी, लेकिन इसकी यहाँ से स्टार्ट। ये देखो बेटा, क्या ये जस्ट रिजोल्व नहीं होगी, मतलब पी डैश पर अगर मैं बात करूं, ठीक है कि नहीं है, तो एक की मैक्सिमा है तो दूसरे की क्या है बेटा, मिनिमा है कि नहीं है, बताओ। ये बात बस, और अगर ऐसा हो जाए तो हम कहेंगे दे आर जस्ट रिजोल्व, और हमारे पास क्या आ जाएगी, रिजोल्विंग पावर की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी, बताओ बेटा। ये तो बात है हमारे पास, क्या कि एट पी डैश, ठीक है कि नहीं है। मान लीजिए ये किसको, एक वेवलेंथ थी हमारे पास लैम्बडा, और एक मान लीजिए क्या आ रही है, लैम्बडा डैश आ रही है आपके पास, ठीक है कि नहीं है। तो अगर लैम्बडा डैश की मैक्सिमा है, मैक्सिमा फॉर लैम्बडा डैश coincides with first minima of lambda for just resolution। और कौन से साइंटिस्ट ने कहा था, ये कल ही तो बताया, रेलेज क्राइटेरिया है ना, रेलेज क्राइटेरिया के हिसाब से। तो यानी कि पी डैश के ऊपर लैम्बडा की तो मिनिमा बनेगी बेटा, और डिफ्रैक्शन में मिनिमा के लिए पार्ट डिफरेंस क्या बताया था आपने बेटा, एन लैम्बडा होता है, ठीक है। और सो फॉर मिनिमा पार्ट डिफरेंस एन लैम्बडा होना चाहिए। एन की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं बेटा, फर्स्ट मिनिमा है, और ये आपने निकाला हुआ है डी थीटा इंटू डी
और इधर ये आ गया 1 और लैम्बडा, तो डी थीटा की वैल्यू आ गई बेटा लैम्बडा बाई कैपिटल डी, लैम्बडा बाई कैपिटल डी आ गई। ये है भाई हमारे पास, ठीक है, डी थीटा। अब एरिज नाम के एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने कहा कि नहीं इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, एरिज करेक्शन हम लगाएंगे। एरिज जो थे ही वाज द साइंटिस्ट, एरिज करेक्शन फॉर सर्कुलर अपर्चर। बस हम सीधा उन्होंने कई अपने कैलकुलेशंस की बेटा, बट वी विल नॉट इंक्लूड दोस कैलकुलेशन इन आवर डेरिवेशन, वी जस्ट राइट इट्स फाइनल रिजल्ट। उनके अकॉर्डिंग डी थीटा, ये तो यही रहा उनका, इनमें कोई चेंज नहीं किया। उन्होंने कहा कि मेरे एक्सपेरिमेंट्स के हिसाब से भाई एक नया फैक्टर बार बार आ रहा है 1.22 का, तो उन्होंने करेक्शन कर दी कि डी थीटा कितना होगा 1.22 लैम्बडा बाई डी होगा बेटा। तो ये डी थीटा अभी बताई थी क्या, लिमिटेड ऑफ रिजोल्यूशन है बेटा। तो अगर रिजोल्विंग पावर लिखना होगा हमने, तो हमने कहा था रिजोल्विंग पावर जो होगा टेलीस्कोप की 1 बाई डी थीटा होगा बेटा, और इट इज डी अपॉन 1.22 लैम्बडा। इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो रिजोल्विंग पावर, देखो वेवलेंथ तो बेटा मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, उनकी अपनी लाइट आ रही है जो आ रही है, हमारा बहुत ज्यादा उस पर कंट्रोल नहीं है ना, नाम कम। हम तो ऐसा थोड़ी कर सकते स्टार को ये बोलें कि भाई हमारी रिजोल्विंग पावर बढ़ानी है, तुम जरा कम वेवलेंथ वाली लाइट भेज दो, क्योंकि वेवलेंथ कम हो जाएगी तो रिजोल्विंग पावर ज्यादा। बट दिस कैन नॉट बी डन, ये अपने हाथ में थोड़ी है। स्टार से, किसी पर्टिकुलर स्टार से जो लाइट आ रही है वो आ ही रही है, हमारे अपने हाथ में तो ये डी है। डी क्या बताया था मैंने, डायमीटर ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस बताया था। हाँ, इसको आप कम या थोड़ा सा ज्यादा कर सकते हो, इनको इंक्रीज या डिक्रीज कर सकते हो, ठीक है कि नहीं बेटा। तो ये जो टी हो गया, मतलब इसका सीधी वाला दस रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप, रिजोल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी। और डी क्या चीज है आपकी, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, diameter of objective lens. So hence resolving power can be increased, किसकी है ये, लेकिन resolving power of telescope, ठीक है, increase by increasing diameter, या अपर्चर वर्ड यूज करते हैं। ये ना ज्योमेट्रिकल डायमीटर नहीं है बेटा, लेंस का है बस, अपर्चर ऑफ objective lens, and hence telescopes have large aperture objective। क्वेश्चन पूछ सकते हैं why the telescope have objective lenses of large aperture, तो उसका रीजन आ गया, hence telescopes has objective lens of large aperture। ठीक है बेटा, तो इसलिए जो टेलीस्कोप्स होते हैं उनके अंदर लार्ज अपर्चर वाले ऑब्जेक्टिव यूज किए जाते हैं। समझ में आया। रिजोल्विंग पावर वही थी बेटा जो कल किया था हमने कि भाई नियर बाई ऑब्जेक्ट्स को अलग करके दिखाना। अगर हम टेलीस्कोप फार ऑब्जेक्ट्स की बात कर रहे हैं तो उन फार ऑब्जेक्ट्स में हम लेंसेज की में जो है, सॉरी, फार ऑब्जेक्ट्स में लीनियर डिस्टेंस की बात ना करके एंगुलर सेपरेशन की बात करते हैं। तो वो मिनिमम एंगुलर सेपरेशन, मतलब मिनिमम इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर इससे कम कर दिया आपने इस डी थीटा से एंगल, तो ये पर्टिकुलर टेलीस्कोप भी आपको इनको अलग अलग करके नहीं दिखा पाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं इसके लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन। तो रिजोल्विंग पावर क्या हो गया बेटा, 1 बाई डी थीटा हो गया। तो अब आपने कहा कि भाई पार्ट डिफरेंस, अगर हमने देखा कि दो ऑब्जेक्ट से आ रही है, मतलब समझ में आ गया ना कि ये जो है बेटा आपकी ओ से आ रही हैं और ये कहाँ से आ रही है, ओ डैश, लेकिन ये पीछे से आ रही है, दूर से आ रही है, ठीक है। ये आपके पीछे से ओ से आ रही है और ये कहाँ से आ रही है बेटा, ओ डैश से आ रही है। इस तरीके से आ रही है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं जो डी थीटा एंगल बना रही हैं, दे आर जस्ट रिजोल्व, जस्ट रिजोल्व है। तो मैंने समझाया आपको क्या भाई, ये जो एंगल है ये इस तरीके से हैं कि जैसे पी पर एक की मैक्सिमा है तो दूसरे की मिनिमा, फर्स्ट मिनिमा, यही रिलीज क्राइट, जस्ट रिजोल्व की बात कर रही है हमने, ठीक है कि नहीं है। ओके, ऐसे पी डैश पर अगर लैम्बडा की मान लीजिए मिनिमा है तो दूसरे की मैक्सिमा है, ठीक है कि नहीं है, और फर्स्ट मिनिमा है। तो ये हमने पार्ट डिफरेंस कैलकुलेट कर लिया बेटा। पार्ट डिफरेंस आ गया डी साइन डी थीटा, स्मॉल एंगल के लिए साइन डी थीटा को डी थीटा लिखा जा सकता है, तो डी एक्स आ गया हमारे पास, ये हो गया। तो फॉर मिनिमा डेल्टा एक्स, मैं पी के ऊपर यूज कर रहा हूँ बेटा, और डिफ्रेक्शन में हमने कहा था एन लैम्बडा मिनिमा देता है मुझे,
ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा आपका पार्ट डिफरेंस बेटा, तो ये लैम्डा बाई डी। एरीज ने इसमें थोड़ी सी करेक्शन कर दी, इट शुड बी 1.22 लैम्डा बाई डी होना चाहिए बेटा। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, रिजोल्विंग पावर ऑफ द टेलीस्कोप, और प्रूव कर देते हैं। आपकी क्लास 12 में भी पढ़ाई जाती है आपको ये बात, ठीक है कि नहीं है, कि टेलीस्कोप्स जो होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव हैज लार्ज फोकल लेंथ एंड लार्ज अपर्चर। ठीक है, तो लार्ज अपर्चर होते हैं ना बेटा, उसमें क्या होता है, एब्रिएशंस आ जाते हैं, और अपर एब्रिएशंस आ गए तो उन खासकर स्फेरिकल एब्रिएशन आ जाता है, ठीक है नहीं है, और हमारे पास क्रोमेटिक एब्रिएशंस आ जाते हैं। तो उनको रिमूव करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस यूज करते हैं। ठीक है भाई, ये तो था अभी तक हमारे पास जो हम डिस्कस कर रहे थे, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं बेटा यहां से, एंड इट इज अबाउट पोलराइजेशन ऑफ लाइट। देखो, हम कहते हैं कि जो ऑर्डिनरी लाइट होती है, जो सन से लाइट आ रही है, या ऑर्डिनरी आपके घर में एक बल्ब है, आपके घर में एक ट्यूब लाइट है बेटा, वहां से जो लाइट आ रही होती है वो लाइट हम कहते हैं कि अनपोलराइज्ड लाइट है। हम टर्म यूज करते हैं कि ऑर्डिनरी लाइट जो होती है बेटा, वो कैसी लाइट होती है आपकी, अनपोलराइज्ड लाइट होती है। अब अनपोलराइज्ड लाइट जो है, दिस इज टर्म यूज कर रहा हूं मैं, unpolarized light, the light which has vibrations in all possible directions। अब थोड़ा सा समझेंगे, the light which has vibration, तो बात करेंगे किसके vibrations की बात कर रहा हूं मैं, vibrations in all possible directions is called unpolarized light, which has vibrations in all possible directions is called unpolarized light। देखो बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट है, हमने कहा, देखो आपको पता है लाइट जो है, लाइट इज एन EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बेटा, विच इज ट्रांसवर्स इन नेचर, ट्रांसवर्स इन नेचर। लाइट जो है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, मींस इट हैज वाइब्रेशंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज ए मैग्नेटिक फील्ड, which has vibrations of electric field and a magnetic field। ओके, लेकिन यहां पर जो आप बात करेंगे बेटा, जो पोलराइजेशन का फिनोमिना, रादर नॉट ओनली पोलराइजेशंस, ऑलमोस्ट ऑल द ऑप्टिकल बिहेवियर जितना भी है, उन सब के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है। मींस जहां यहां हम वाइब्रेशंस की बात कर रहे थे बेटा, तो यहां पर हम जो वाइब्रेशंस की बात करेंगे, ठीक है ना, in polarization इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर वाइब्रेशंस आर कंसिडर्ड। सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। एक्चुअली बेसिकली होता क्या है, आप उसको थोड़ा सा यूज समझ सकते हैं बेटा, कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एम्पलीट्यूड और मैग्नेटिक फील्ड के एम्पलीट्यूड का रेशियो जो होता है, दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट। EM वेव के अंदर बेटा, ठीक है, E नोट बाई B नोट का रेशियो C होता है। तो अगर आप देखें B नोट की वैल्यू अगर आती है E नोट बाई C, and you know C velocity of light is very big factor, 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड का होता है, ठीक है। तो इट गिव्स कि B नोट जो होगा बेटा, इट इज लेस देन क्या आ जाएगा आपका, E नोट आ जाएगा। इसलिए मैग्नेटिक फील्ड का बहुत बड़ा कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। और यू कैन से दैट इज व्हाई यहाँ पर कौन सा वेक्टर रेस्पॉन्सिबल होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर। मतलब मोस्ट ऑफ द ऑप्टिकल बिहेवियर के लिए
इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है, और इसलिए बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज आल्सो नोन एज ए लाइट वेक्टर भी कहते हैं कई लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर is also known as light vector. इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर इज आल्सो नोन एज ए लाइट वेक्टर भी कहते हैं बेटा इसको। ठीक है, एक हो गया। अब दूसरी बात यहाँ पर हमने लिखी कि लाइट जो है बेटा इट इज ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब बता दिया मैंने। अब उसमें ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नहीं, ट्रांसवर्स का मतलब यहाँ पर क्या होता है, ट्रांसवर्स मींस परपेंडिकुलर। तो क्या परपेंडिकुलर, कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के वेक्टर, मतलब जो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड होता है, दोनों के दोनों वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होते हैं। ट्रांसवर्स का मतलब क्या है, ट्रांसवर्स की इन ईएम वेव इलेक्ट्रिक फील्ड and magnetic field both vibrates perpendicular to the direction of propagation of wave। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव को और क्या बोल सकता हूं मैं, वेलोसिटी ऑफ वेव। वेलोसिटी ऑफ वेव के परपेंडिकुलर होना चाहिए। अब चलो मैग्नेटिक फील्ड को हटाओ ऊपर, उसको तो छोड़ दिया, अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करना है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, अब इस चीज का मीनिंग पे आ रहे हैं हम धीरे धीरे। जो मैंने एक एक लाइन का मतलब था बेटा, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस, ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस मतलब जिधर वेव चल रही है उधर तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ईएम नेचर, वो तो फिर लॉन्गिट्यूडनल नेचर बन जाएगी। और लाइट की तो क्या है, ईएम नेचर है बेटा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर, सॉरी ट्रांसवर्स नेचर है। और ट्रांसवर्स नेचर जो है वो तो ये कहती है कि डायरेक्शन जो होगी वाइब्रेशंस की वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगी, उसके पैरेलल हो ही नहीं सकते। अगर मान लीजिए वेव एक्स एक्सिस में जा रही है तो यू कैन नॉट हैव वाइब्रेशंस इन एक्स एक्सिस। समझ में आया? ऑल पॉसिबल, पॉसिबल वर्ड क्यों लगाया, पॉसिबल ही नहीं है। अगर वेव एक्स में जा रही है तो वाइब्रेशंस भी क्या हो बेटा, एक्स में, और ना ट्रांसवर्स नेचर क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो अब इसको मैं समझाऊं आप लोगों को कि भाई सीधी सीधी बात ये है हमारे पास कि ये मतलब हुआ जैसे कि वेव अगर यूं जा रही है, ठीक है, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ वेव से एक्स एक्सिस है। तो हमने कहा ऑल पॉसिबल, और पॉसिबल का मतलब है कि या तो जो वाइब्रेशंस है बेटा हमारे पास वो क्या आएंगे, वाई एक्सिस में होंगे। और ये किसके वाइब्रेशंस हैं, आप तो क्लियर हो गए ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर के वाइब्रेशंस हैं, ये होंगे बेटा या तो ये पॉसिबल, या फिर ये तो वाई वाले हो गए, या दूसरे कौन से वाइब्रेशंस हैं, जेड एक्सिस वाले वाइब्रेशंस पॉसिबल है, बाहर की तरफ परपेंडिकुलर टू दिस स्क्रीन। ठीक है ना, अब मैं डॉट से दिखा दूं मैं यहाँ पे, ये वाले वाइब्रेशन, ये कौन से वाले वाइब्रेशंस हैं, जेड वाले वाइब्रेशंस हैं, वाई और जेड में होंगे वाइब्रेशन। तो ये किसका सिंबल हो गया बेटा, अनपोलराइज्ड लाइट का, अनपोलराइज्ड विच हैज वाइब्रेशन, वेलोसिटी एक्स एक्सिस में है और वाइब्रेशंस किस में है, वाई जेड, रादर वाई जेड पूरे प्लेन में आ जाएंगे। ठीक है कि नहीं है? ठीक है, इसको यूं भी दिखा दूं मैं, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कह दूं, ये थोड़ी देर के लिए ये वाई था, ये जेड था बेटा, तो हमारे वाइब्रेशंस जो हैं वो इस पूरे वाई जेड प्लेन में है, इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस की बात कर रहा था वो। तो वेलोसिटी किधर है, एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द प्लेन नहीं हो गया हमारे पास। तो जो वेलोसिटी होगी बेटा वो कहाँ होगी, वेलोसिटी, डॉट का मतलब समझते हैं ना, परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ये डॉट किसको दिखा रहा है बेटा, वेलोसिटी को दिखा रहा है। ये भी अनपोलराइज्ड लाइट का सिंबल है। पर इसमें ना थोड़ी दिक्कत ज्यादा दिखती है हमें, तो हम ज्यादा बेटर है कि इसको बना देते हैं, ये ज्यादा अच्छा सिंबल लगता है। इधर आप ये भी दिखा पा रहे हो और साथ में वाई जेड भी दिखा पा रहे हो, अनपोलराइज्ड लाइट। ठीक है, क्लियर हुआ हमारे पास? तो ये हो गया हमारे पास कि इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शन। अब बात करते हैं हम पोलराइजेशन ऑफ लाइट।
हुआ क्या कि मान लो ये जो अनपोलराइज लाइट थी बेटा, मान लीजिए मैं यूं दिखा रहा हूँ, एक वाइब्रेशन सी हो गए आपके वाई वाले, ये बाई चांस इसको एक बार नेचुरली फाउंड क्रिस्टल है बेटा टूरमलाइन क्रिस्टल, ये मान लीजिए इसके एक्सिस है, दिस टूरमलाइन क्रिस्टल। इसको क्या किया गया, टूरमलाइन क्रिस्टल में से पास करवाया गया, पास क्या बाई चांस पास करवाया गया, एंड इट इज फाउंड कि यहाँ पर जो लाइट आई बेटा, ठीक है कि नहीं है, उसके अंदर वाइब्रेशंस यानी उसकी इंटेंसिटी कम होगी, वाइब्रेशन तो ऑर्डिनरी आई से दिखते नहीं है, हाँ इंटेंसिटी कम होगी, एंड इट वाज हैविंग वाइब्रेशंस ओनली इन वन डायरेक्शन, द वाइब्रेशंस वर कन्फाइंड टू वन डायरेक्शन ओनली विच वर पैरेलल टू द एक्सिस। ये देखिए इसका एक्सिस जो है ना, ये वाला एक्सिस और ये पैरेलल हो गए, सिर्फ एक लाइट बच गया बेटा। तो ये जो चीज है बेटा हमारे पास, ठीक है कि नहीं है, ये जो प्रोसेस है कि वाइब्रेशंस ऑफ लाइट को वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन डेफिनेटली क्या होनी चाहिए, वेलोसिटी के तो परपेंडिकुलर होनी चाहिए, एक डायरेक्शन तक कन्फाइन कर देना, एक डायरेक्शन में सीमित कर देना, क्या कहलाता है बेटा, आपका पोलराइजेशन ऑफ लाइट कहलाता है। ये आपकी नो डाउट कैसी लाइट है बेटा, अनपोलराइज लाइट है, which was having vibrations in all directions, and now this is the your polarized light। ये क्या है बेटा, polarized light। तो पोलराइजेशन ऑफ लाइट क्या हुआ हमारे पास, अगर मैं कहूं पोलराइजेशन ऑफ लाइट, द फिनोमिना of restricting या फिनोमिना ऑफ कन्फाइनमेंट ऑफ, ठीक है ना, ये कह सकते हो आप, फिनोमिना ऑफ confinement of vibrations of light in one direction only, वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन अंडरस्टूड है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो चाहे अनपोलराइज्ड हो चाहे पोलराइज्ड हो बेटा, कभी भी अपनी ट्रांसवर्स नेचर को नहीं लीव करेगी, ठीक है ना, हमेशा लाइट अपनी ट्रांसवर्स नेचर को मेंटेन रखेगी बेटा इन वन डायरेक्शन, कन्फाइनमेंट of vibrations of light in one direction perpendicular to wave velocity, phenomena of confinement of vibration of light in one direction, ठीक है, is called polarization of light। ठीक है बेटा, और ये जो लाइट आ गई है क्या कहलाएगी आपकी, पोलराइज लाइट, द लाइट विच हैज वाइब्रेशन, अनपोलराइज की डेफिनेशन थी विच हैज वाइब्रेशंस इन ऑल डायरेक्शंस, और पोलराइज लाइट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी अगर मैं कहूं तो, पोलराइज लाइट, polarized light, the light which has vibrations in, सॉरी ऑल नहीं, ऑल में तो क्या बन जाएगा बेटा, अनपोलराइज बन जाएगी ना, which has vibrations only in only one direction, वन डायरेक्शन, और वो डायरेक्शन भी कौन सी है बेटा, परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ वेव, is called polarized light। ये जो नेचुरल फाउंड टूरमलाइन क्रिस्टल है, इसने क्या किया बेटा, अनपोलराइज लाइट को पोलराइज लाइट में कन्वर्ट कर दिया, तो इसलिए इसको बोलते हैं बेटा हम पोलराइजर। क्या बोलते हैं, पोलराइजर। पोलराइजर का काम क्या होता है, टू कन्वर्ट अनपोलराइज लाइट इनटू पोलराइज लाइट, पोलराइजर एज अ नेम इंडिकेट, ठीक है ना, विच कन्वर्ट्स, पोलराइजर विच convert unpolarized light
unpolarized light into polarized light. फॉर एग्जाम्पल, ठीक है बेटा, टूरमलाइन क्रिस्टल, टूरमलाइन, और एक और नेचुरली फाउंड है कैल्साइट क्रिस्टल. दीज आर नेचुरली फाउंड पोलराइजर होते हैं बेटा. ओके, अब जो लाइट के वाइब्रेशंस हैं बेटा, दे आर कन्फाइंड टू दिस प्लेन. जो मेरे स्क्रीन का प्लेन है इसी में है, ये है मेरे पास, जिसके अंदर प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस होते हैं बेटा. इस प्लेन को फिर बोलते हैं बेटा प्लेन ऑफ वाइब्रेशन. प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस, as the name indicate, plane of vibration, the plane in which vibrations of the polarized light are confined. ये इस प्लेन में है कि नहीं बताओ बेटा, ठीक है नहीं. और एक और प्लेन अगर मैं लूं कैसे, जो प्लेन ऑफ वाइब्रेशंस के परपेंडिकुलर हो बेटा. मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये एक्स वाई प्लेन है, मान लो वाई जेड प्लेन या एक्स जेड प्लेन जो इसके परपेंडिकुलर होगा हमारे पास, ठीक है. यहाँ पर अगर मैं करूँ इस तरीके से दिखाऊं आपको किसी और कलर की हेल्प से, ये वाला जो प्लेन होगा, क्योंकि ये 3D तो है नहीं जो इसमें सारा कुछ एक साथ दिखाया जा सके. ये जो ये क्या होगा, ये वाइब्रेशन इस प्लेन के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है बेटा. मान लीजिए अगर वाइब्रेशन अब आपके वाई में, फॉर एग्जांपल ये वाइब्रेशन वाई में, तो ये एक्स जेड प्लेन हो गया. ये जो ग्रीन से दिखाया है मैंने, ये फिर क्या कहलाएगा आपका प्लेन ऑफ मैंने क्या बोला, पोलराइजेशन. अगले पेज पर लिख लेता हूँ, दिस इज प्लेन ऑफ पोलराइजेशन. Plane of polarization, the plane perpendicular to plane of vibrations. प्लेन ऑफ वाइब्रेशन के जो परपेंडिकुलर प्लेन होगा बेटा, उसे हम क्या कहेंगे, प्लेन ऑफ पोलराइजेशन कहेंगे. ठीक है भाई, तो यहाँ से समझ में आया. ये दीज आर द बेसिक थिंग्स, और यू कैन से वी हैव डिस्कस what is unpolarized light, what is polarized light, okay, and how unpolarized get converted into polarized light with the help of a polarizer. So this was introduction of polarization of light. In next class we will discuss various methods to produce plain polarized light.